नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सैनी दोसा ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दोसा क्लासेस पर। हम आज अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। अब आज उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अपने कल रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने 2 अभिक्रियाएं करवा दी थी। उसमें पहली संयुग्मन अभिक्रिया करवा दी थी और दूसरी थी विस्थापन अभिक्रिया करवा दी थी। अब उससे आगे है तीसरा है अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें अपने 2 प्रकार कल पढ़ लिए थे। अब तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में जो परमाणु या परमाणुओं के जो समूह होते हैं वो आपस में विस्थापित होकर एक दूसरे से मिलकर उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, ये कोई उदाहरण है आपका CuSO4 प्लस 2NaOH। तो ये आपस में विस्थापित होकर ये बन जाएगा CuOH प्लस Na2SO4। यह आपका बन गया CuOH2 प्लस Na2SO4। तो इसमें जो आयन है वो विस्थापित होकर दूसरे उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। यही अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वापस समझ लो। इस अभिक्रिया में जो परमाणु या परमाणुओं का समूह है वो विस्थापित होकर दूसरे मतलब अभिकारकों के साथ मिलकर उत्पाद बना लेते हैं। यह हमने उदाहरण दिया। कैल्शियम जो सल्फेट था CuSO4 प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनकी क्रिया करवाई तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट का निर्माण हो गया। इसमें जो कॉपर है वो OH के साथ विस्थापित हो जाता है, इसको लेकर निकल जाता है, और ये जो SO4 है वो Na के साथ क्रिया करके Na2SO4 बना लेता है। तो इसके बारे में परिभाषा लिखो इसकी। कि इस प्रकार की अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के अभिक्रिया में दोनों जो अभिकारक है अभिकारकों के परमाणु या समूह, परमाणुओं का समूह है, परमाणु या जो परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का समूह है आपस में विस्थापित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब उत्पाद बनाते हैं। इसमें है इस प्रकार की अभिक्रिया में जो अभिकारक, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के जो समूह है वो आपस में विस्थापित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो ये कॉपर, जो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये जो SO4 है सल्फेट वो सोडियम के साथ मिलकर Na2SO4 सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। तो ये हो गई आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इस अगली चौथी अभिक्रिया है वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया।
उससे पहले इसको या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अपनी चौथी अभिक्रिया है वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इस वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एक अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, वो वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इससे ढंग से सुनो परिभाषा। इस प्रकार की अभिक्रिया में जो एक अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मान लो कोई भी ये है, जैसे एक परमाणु है, ये क्रियाकारक है, तो ये टूटकर उत्पाद बनाएगा B+C। मतलब एक से अधिक, ये जो एक क्रियाकारक होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। वो हो गए अपने वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अब वैद्युत अपघटनीय जो अभिक्रिया है, वो वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो उष्मीय अपघटन विधि, उष्मीय वैद्युत अपघटन विधि, प्रकाशीय वैद्युत अपघटन विधि, और एक और है विद्युत अपघटन विधि। 3 विधियां होती है। तो अपन इनको पहले ये लिख लो, फिर इसके बाद में वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वैद्युत अपघटनीय जो अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है अपने विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघटन विधि है, इस विधि में क्या होता है, किसी पदार्थ की गलित अथवा द्रव अवस्था में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो जो क्रियाकारक है या अभिकारक है वो उत्पाद में टूट जाता है। तो ये हो गया अपने विद्युत अपघटन विधि। इसमें लिखो इस प्रकार, इस विधि में किसी यौगिक की गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने से, गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये अपनी पहली विधि थी विद्युत अपघटन विधि। इस विधि में किसी जो पदार्थ होता है उसकी गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इसमें उदाहरण है, कोई सा भी ले लो, जैसे जल का उदाहरण ले लो, 2H2O, जिसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये बन गया 2H2 + O2। ये अपना इसका उदाहरण हो गया विद्युत अपघटनीय विधि का। विद्युत अपघटनीय विधि में एक बार फिर से, इस प्रकार की विधि में यौगिक की गलित अथवा द्रव अवस्था में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो छोटे छोटे अणुओं में टूटकर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ये इसका उदाहरण हो गया। इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि अपनी उष्मीय अपघटन विधि। उष्मीय अपघटन विधि
जो ऊष्मीय अपघटन विधि है उसमें क्या होता है, इसमें किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ऐसे ही अपन ऊष्मीय अपघटन विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अपन ने इसको ऊष्मा दे दी, तो ये ऊष्मा देने पर एक कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। मतलब जो ये एक क्रियाकारक है उसको अपन ने ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। मतलब छोटे एक पहले ये बड़ा अणु था, तो बड़ा अणु ऊष्मा देने के बाद छोटे अणुओं में परिवर्तित हो गया। तो ऊष्मीय अपघटन विधि में यही होता है कि किसी अणु को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। यही अपनी ऊष्मीय अपघटन विधि कहलाती है। इसकी परिभाषा लिख लो। इस विधि में किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इसका उदाहरण अभी लिखाया था मैंने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये है अपना, ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये है जो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हो गई अपनी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। 2 प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की एक और है इसमें, ये 2 हो गई। पहली हो गई विद्युत अपघटनीय विधि जिसमें यौगिक की गलित और द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की। दूसरी में ऊष्मा प्रवाहित करने पर। अब तीसरी है अपनी, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तीसरी लिखो प्रकाशीय विधि। प्रकाशीय विधि। प्रकाशीय विधि में क्या होता है कि यौगिक है जो सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। उसका उदाहरण है जैसे 2HBr है, वो सूर्य की प्रकाश से, ये सूर्य का प्रकाश है, इससे ऊर्जा प्राप्त करके H2 और Br2 में टूट जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में यौगिक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तथा उत्पाद का निर्माण हो जाता है। उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यह हो गया अपने प्रकाशीय विधि। इसमें अपने उदाहरण पढ़ा था 2HBr उदाहरण, तो यह हो गया H2 प्लस Br2। यह हो गए अपने विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाओं के तीनों प्रकार। इसमें अपने पहला पढ़ा विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि में किसी यौगिक की गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। हमने उसका उदाहरण पढ़ा, जल का उदाहरण लिया। दूसरी अभिक्रिया थी वो थी ऊष्मीय अपघटन विधि। ऊष्मीय अपघटन विधि में किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर
कोई भी यौगिक है यदि उसको हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने पर वो ऊष्मा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। उसका उदाहरण भी लिया था हमने कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तीसरी अपनी प्रकाशीय विधि। प्रकाशीय विधि में यौगिक है जो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है और उत्पाद का निर्माण कर लेता है। इसका उदाहरण 2HBr है। यह अपने सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके यह H2 और Br2 में टूट गया। जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब रासायनिक अभिक्रिया वो प्रकार थे, ये प्रकार चल रहे थे अपने, तो ये तो थे रासायनिक अभिक्रियाओं के संयोग के आधार पर, टूटने के आधार पर। अब जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है वो है वेग, या जो रासायनिक अभिक्रियाएं होने में जो समय लगता है उनके आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखो जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं लगने वाले वेग या समय के आधार पर, लगने वाले वेग तथा समय के आधार पर दो प्रकार की होती है, के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहले उनका नाम लिख लेते हैं हम, फिर उनके बाद में डिटेल। पहला है तीव्र अभिक्रिया, और दूसरी है मंद अभिक्रिया। पहली है तीव्र अभिक्रिया, दूसरी है मंद अभिक्रिया है। जो तीव्र अभिक्रिया है नाम से स्पष्ट हो रहा है, तीव्र मतलब ये अभिक्रिया अभिकारकों के मिलाने पर बहुत तेजी से संपन्न होती है। तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया वही है जैसे मान लो लोहे पर जंग है, वो कई वर्षों में लगती है। तो इस इससे स्पष्ट है, मतलब अभिक्रिया की परिभाषा कहने का मतलब कि ये जो अभिक्रिया है वो इन अभिक्रियाओं को पूरी होने में कई घंटों, सालों या वर्षों का समय लगता है। ये अपनी मंद अभिक्रिया कहलाती है। पहले इनको लिख लो, फिर इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। पहली हेडिंग रहने दो तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया है अपनी जो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक मिलाने पर ये बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जो ये अभिक्रियाएं होती है वो आयनिक अभिक्रियाएं होती है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कई अभिक्रिया तो चंद सेकंडों में संपन्न हो जाती है। तो इसमें ये अभिक्रियाएं होती है जो ज़्यादातर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के मध्य होती है। तो लिखो इसमें तीव्र अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। और जो ये अभिक्रियाएं होती है वो आयनिक अभिक्रियाएं होती है। ज़्यादातर मतलब आयनों के मध्य संपन्न होती है। तो ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रिया होती है। आयनिक अभिक्रिया होती है तथा ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य होती है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य होती है।
क्षार के मध्य होती है। जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है उसमें प्रबल अम्ल, एक मिनट लिख लो फिर इसको समझाएंगे। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया में 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी जल्दी अभिक्रिया होती होगी, समय लगता है। ये हो गया। तीव्र अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलाने पर यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो आयनिक अभिक्रियाएं होती है और ये अभिक्रियाएं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य संपन्न होती है। और जो अभिक्रियाएं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य संपन्न होती है उनके मध्य का समय है 10⁻⁻10 सेकंड लगता है। अब यह है, इसमें आगे है कि जो पौधों में होने वाले जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ना, वो भी इसी का उदाहरण है तीव्र अभिक्रिया का। क्योंकि जो पौधों में होने वाली जो मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें उसका जो अर्धायुकाल होता है वो 10⁻12 सेकंड का होता है। अर्धायुकाल क्या होता है? अर्धायुकाल मतलब जो क्रियाकारक होता है उसको उत्पाद में आधी मात्रा को, क्रियाकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने के लिए लगा समय उसका अर्धायुकाल कहलाता है। इसको T⁻⁻² से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले आप इसको उतारो फिर उसको बाद में समझाएंगे। उतार लिया। इसका उदाहरण है तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य होती है तो अपन ने प्रबल क्षार ले लिया NaOH, ये होता है अपने यहाँ लिख दो नीचे प्रबल क्षार, और HCl ले लिया, HCl होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य हमने अभिक्रिया करवाई तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रिया है ये। तो इसमें बनेगा अपने NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है इसमें। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया है ये तीव्र अभिक्रिया है। इसमें उत्पाद बनता है अपना साधारण नमक और जल का निर्माण होता है। इसके बाद में है, ये तो अपने तीव्र अभिक्रिया हो गई। अब अगला है मंद अभिक्रिया, तो इसको लिख लो फिर मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ाते हैं। मंद अभिक्रिया सेकंड है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनको संपन्न होने में कई वर्षों का समय लग जाता है, कई घंटों कई वर्षों का समय लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा है, जैसे मान लो अपन लोहा है तो लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगती है, मतलब उसको बहुत समय लगता है लोहे पर जंग लगने में। तो वो लोहा है जो लोहे पर जंग लगना मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण मान सकते हो आप इसको। तो इसमें लिखो कई रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कई वर्षों का समय लग जाता है इनको। ये अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से संपन्न होती है, इसलिए इनको मंद अभिक्रिया कहते हैं। कई रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कई रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने में वर्षों का समय लगता है। यह अभिक्रियाएं होती है जो बहुत मंद गति से संपन्न होती है, मतलब धीरे धीरे संपन्न होती है। यह अभिक्रियाएं
बहुत मंद गति से संपन्न होती है, बहुत मंद गति से संपन्न होती है। यदि हम इसका ताज़ा उदाहरण देखना चाहें तो लोहे पर जंग लगना, इसका उदाहरण भी लिख लो। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। आप सभी जानते हो लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगती है, लोहे पर जंग लगने में बहुत वर्षों का समय लगता है। पहले इसको उतार लो, फिर इसका समीकरण समझाएंगे लोहे पर जंग लगने का। लोहे पर जंग लगना, समीकरण पूछ ले एग्जाम में तो इसका उदाहरण हो गया 4Fe + 3O2 + 6H2O। तो ये मिलके 2Fe2O3 और एक जल का अणु का निर्माण करते हैं, और यही लोहे के पर जंग लगने का समीकरण होता है। यह है 2Fe2O3, यह होता है अपने जंग एक तरह से। यह हो गया आयरन। ये जो लोहे पर जो जंग लगती है वो जब लोहा है उसको मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जो वाष्प है उसकी उपस्थिति में अपन रखते हैं तो लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये हो गया अपने मंद अभिक्रिया। पहले अपन ने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में ये अभिक्रिया बहुत तेज़ी से संपन्न होती है। इनमें यह अभिक्रियाएँ आयनिक होती है और इनमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है। हमने उनका उदाहरण देखा और उन अभिक्रियाओं में जो समय लगता है वो 10⁻−10 सेकंड से भी कम लगता है। उसके बाद में अपन ने मंद अभिक्रिया पढ़ी। मंद अभिक्रिया में यह अभिक्रियाएँ इनको संपन्न होने में कई वर्षों तक लग जाता है। इसका उदाहरण पढ़ा अपने लोहे पर जंग लगना, उसका समीकरण पढ़ा। अब आगे आती है अपने अभिक्रियाएँ, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। अब अगला टॉपिक अपने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले हेडिंग लिखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो यह अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं, और यह अभिक्रिया होती है क्रियाकारक से उत्पाद तो सभी मतलब अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बनते हैं, लेकिन उसको बाद में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं, और ये जो अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो एक ही दिशा में होती है। इसमें है जो कोई मान लो अभिक्रिया है तो इसमें यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद का ही निर्माण होता है, ना कि उत्पाद से क्रियाकारक का निर्माण। इसमें इस प्रकार इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में भी एक बार नया पदार्थ बन गया तो वापस नए पदार्थ से अपन पुनः उसी पदार्थ को नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं में कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इनमें क्रियाकारक से हम उत्पाद ही बना सकते हैं, उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते हैं। और जो यह अभिक्रिया है इसमें है जो क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो क्रियाकारक है वो क्रियाकारक धीरे धीरे टूटेगा तो उसकी सांद्रता कम होगी, और उत्पाद है उत्पाद का निर्माण होगा तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो ये अपनी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहली इसकी वो है इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं। दूसरा है यह अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है।
तीसरा है इसका, इस अभिक्रिया में इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। चौथा, रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिक्रिया में इस अभिक्रिया मतलब मान लो कोई समीकरण में जैसे उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसको ऐसे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो 5वां पॉइंट है वो है कि इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। यह हो गया अपने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में इस प्रकार की अभिक्रिया में है जो क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है जो यह अभिक्रिया है उसमें ये एक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, मतलब इससे क्रियाकारक से ओनली उत्पाद ही बनते हैं, उत्पाद से वापस क्रियाकारक का निर्माण नहीं होता है। तीसरा इसका पॉइंट है कि यह अभिक्रियाएं होती है, इन अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है। वो कैसे? दूसरे पॉइंट के आधार पर ही क्रियाकारक से रासायनिक परिवर्तन में भी एक से नए पदार्थ बनते हैं, वापस पुनः उसी पदार्थ से दोबारा अपना पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। चौथा पॉइंट है रासायनिक समीकरण में इस अभिक्रिया को लिखते समय इसको सिंगल तीर के निशान, ये तीर का निशान है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अपना 5वां पॉइंट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, एक तरह से इसकी परिभाषा है, पॉइंटों में लिखा दी मैंने। 5वां पॉइंट है इस प्रकार की अभिक्रिया में धीरे धीरे क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे मान लो कोई भी है, इसका उदाहरण है, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लो इसका उदाहरण है C+O2, ये बन गया अपने CO2। यह उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसमें जो धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया होगी तो इसमें क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो तो धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो उत्पाद की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यह हो गया अपने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट वो नहीं उतारे तो ये उतार लो पॉइंट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसका दूसरा भाग है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय जो अपनी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन तुरंत जैसे ही मान लो ये क्रियाकारक है तो एक क्रियाकारक से, ये मान लो क्रियाकारक है अपना, तो क्रियाकारक से जो ही उत्पाद बना तो तुरंत है जो उत्पाद बनते ही उत्पाद है जो वापस पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, परंतु उत्पाद बनते ही जो उत्पाद है वो पुनः वापस क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, पहले पॉइंट तो ये हो गया कि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं और पुनः उत्पाद से वापस क्रियाकारकों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट यदि हम इसमें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, मतलब परिभाषा बता रहा हूँ पॉइंटों के हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया कि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं में कैसे, मतलब क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से क्रियाकारक का भी निर्माण हो रहा है, तो इसलिए यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। इसका यदि हम तीसरा पॉइंट देखें परिभाषा के रूप में तो ये होता है कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कैसे,
भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें है जो क्रियाकारक से उत्पाद, ये अपना क्रियाकारक है, उससे उत्पाद बन गया और उत्पाद से पुनः वापस क्रियाकारक का निर्माण हो जाता है, तो उसको मतलब भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण दे जैसे N2 + 3H2, तो यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। 2NH3 अमोनिया होती है, अमोनिया हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 6 अणु और नाइट्रोजन के 2 अणु मिलकर 2 अणु अमोनिया के बनाते हैं। तो जो अमोनिया है वो वापस पुनः तुरंत N2 और जो ये हाइड्रोजन है उसमें वापस परिवर्तित हो जाती है। तो ये इस दिशा में भी हो रही है और इस दिशा में भी हो रही है, मतलब ये जो अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसका जो अगला पॉइंट हम परिभाषा के रूप में लिखें तो ये हो गया कि जो ये अभिक्रिया है अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब यह अभिक्रिया इस दिशा में भी हो रही है, क्रियाकारक से उत्पाद बन रहे हैं, वापस पुनः उत्पाद से क्रियाकारक का निर्माण हो रहा है, मतलब यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, तो इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उदाहरण मैंने समझा दिया। N2 + 3H2 अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 6 अणु मिलकर 2 अणु अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। और ये अमोनिया है जो उत्पाद बनते ही, जैसे मान लो N2 और 3H2 ने क्रिया की तो ये अमोनिया बनते ही तुरंत अमोनिया वापस N2 और 3H2 में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखते हैं पॉइंटों के हिसाब से लिख लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में पहला पॉइंट लिखो इसका A। इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। तथा पुनः उत्पाद है जो क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाता है। क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो मैंने उदाहरण देके बताया था N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया, तो यह है N2 और 3H2, ये बन गया 2NH3। तो ये जो बना तो उसमें तो ये क्रियाकारक हो गया, क्रियाकारक होके इसने ये उत्पाद बना लिया। अब दोबारा जो वापस उत्पाद से जो क्रियाकारक बनेगा तो इसमें ये क्रियाकारक हो गया अपना और ये हो गया उत्पाद। तो मतलब जो पहले उस दिशा में हो रही है तो उसमें ये क्रियाकारक से उत्पाद बन गया। फिर जो वापस पुनः उत्पाद से क्रियाकारक बन रहे हैं, वैसे तो ये उत्पाद है, लेकिन जो यहाँ पे वापस इसको करेंगे तो यहाँ पे क्रियाकारक का काम करेगा, क्योंकि क्रियाकारक है, इससे उत्पाद का वापस दोबारा निर्माण हो रहा है। तो ये यदि इधर होगी अभिक्रिया तो ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, और अभिक्रिया इधर होती है तो ये उत्पाद और ये क्रियाकारक का काम करते हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, ये जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो दोनों दिशाओं में होती है। बी पॉइंट, यह भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। तीसरा है इसका पॉइंट, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कैसे होता है वो मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक बन सकते हैं। तो इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन में भी यही होता है, क्रियाकारक से उत्पाद बन जाते हैं और उत्पाद से अपन पुनः क्रियाकारक बना सकते हैं। तो इसी वजह से इस प्रकार की अभिक्रियाओं में भौतिक परिवर्तन होता है। एक तरह से अपन परिवर्तन मान लो पूछे तो भौतिक परिवर्तन होता है।
इस प्रकार की अभिक्रियाओं में भौतिक परिवर्तन होता है। इसका अपन यदि चौथा पॉइंट लिखना चाहें तो इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखते समय तीर के चिन्ह दोनों तरफ के तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय इस अभिक्रिया को ये निशान अपना के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका है एक और पांचवा पॉइंट लिख लो। इसके उदाहरण है N2 + 3H2 ये मिलकर 2NH3, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रही है। ये हो गया अपना अमोनिया। तो अपन ने आज पढ़ा, ये हो गई अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बन गए और उत्पाद से पुनः वापस क्रियाकारक का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ा हमने कि जो अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में होती है, मतलब क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और पुनः उत्पाद से वापस क्रियाकारक का भी निर्माण होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय ये जो अभिक्रिया है उसमें हम मतलब दोनों तरफ तीर के निशान के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं अभिक्रिया में। यह अपना उदाहरण हो गया N2 + 3H2 2NH3, 2 नाइट्रोजन के अणु और 6 हाइड्रोजन के अणु मिलकर 2 अणु अमोनिया का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। इसमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्रियाकारक का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो हमारी अभिक्रियाओं का टॉपिक था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नए शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आएंगे आपके। तो क्लास छोड़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।